Good morning and welcome everyone. Today we will discuss the Uniform Civil Code, a topic that is granted significant controversy and attention. The Uniform Civil Code aims the personal law based on the scriptures, customs of each major religious community in India with a common set governing every citizen. Let's begin. First of all, the full form of UCC is Uniform Civil Code, refers to a singular set of laws governing personal matters such as divorce, marriage, adoption, and succession. It is mentioned in our Constitution, Part 4, under Article 44. The main objective of UCC is promote equal treatment, reduce gender inequality, and ensure constitutional provisions. According to me, although UCC promotes gender equality, the major argument against it is that it curtails the right of majority of the tribal population in our country. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि UCC में सबके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा, सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी में नहीं. और अगर हम कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो इंडिया में एक ट्राइबल कम्युनिटी भी है जिसमें अराउंड 700 ट्राइब्स हैं और दे फॉर्म अराउंड 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. हेंस UCC लाने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्राइबल्स पे अगर पड़ेगा तो उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी, उनका जो कल्चरल इथोस है, उनका जो बिलीफ है नेचर के साथ, जो रिलेशन है, उसको हिंडर कर सकता है बहुत हद तक. अकॉर्डिंग टू मी, अगर UCC लागू होगा तो रिलीजियस फ्रीडम पे अफेक्ट करेगा. जैसे कि अगर रिलीजियस एजुकेशन पे, जैसे कि सारे धर्म अपने अपने रिलीजियस एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर ये UCC लागू होने के बाद कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर करेगा. अगर आप अपना पार्टिकुलर रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस एजुकेशन है, या फिर रिलीजियस टू ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज़ पे UCC अपना इंटरफेयर करेगा और इससे हमारा रिलीजियस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे सारे जो माइनॉरिटीज़ पीपल है ये कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं ये अपना राइट्स को वायलेट होते हुए देखेगा. इसे लिखा हुआ UCC वुड वायलेट द राइट्स टू रिलीजियस फ्रीडम गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजियस कम्युनिटीज शुड बी फ्री टू रेगुलेट देयर पर्सनल अफेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजियस लॉ, जो कि कहीं ना कहीं इस पर हैम्पर करेगा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियस. सर, जैसा कि इन्होंने बोला कि ट्राइबल राइट्स को वायलेट करता है, तो अगर हम एग्जांपल लेके देखें UCC ऑफ जो अभी आया रिजेंट में उत्तराखंड का UCC, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी अडॉप्ट किया है, तो उसमें ये हद तक कि ट्राइबल को वो कुछ एग्जेम्पशन दिया है कि आप अपना रिलीजन को खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको मतलब आगे बढ़ा सकते हैं अपने रिलीजियस. थैंक यू सुनील. जैसा आपने बोला कि कुछ ट्राइबल्स को एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, तो बचपन से हम लोग को बताया जाता है वी इंडिया एज अ नेशन, वी आर व्हाट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो ट्राइबल भी इसका क्या है, पार्ट है. जैसा श्रुति ने बताया कि 8% इंडिया का पॉपुलेशन है जो क्या है, ट्राइबल है. तो अगर आप 8% ट्राइबल्स को उस यूनिफॉर्मिटी में नहीं ला पा रहे हैं, तो रेस्ट अश्योर इंडिया का जो पॉपुलेशन बचा हुआ है, आप उसको किस तरह से यूनिफॉर्म कर सकते हैं. यस, आई एग्री विथ हिम. क्योंकि अगर UCC आएगा तो एक नेशनल इंटीग्रेशन का ये सेंस बनेगा कि UCC प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट करता है. तो इससे एक कॉमन आइडेंटिटी, पूरे सिटीजन्स को एक कॉमन आइडेंटिटी मिल पाएगी और जो अनजस्ट जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं उसको भी ये एंड कर सकता है. तो UCC एक तरीके से, अगर मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूं, तो ये अच्छा है हमारे नेशन के लिए. एक ट्राइबल एरिया जो आप बोले उसके ऊपर हम फिर से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको देना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्राइबल्स एरिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक्सक्लूडेड किया गया है, तो एक एक्ट है पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012. तो उसके अंदर क्या होता है ना, जैसे कि अगर डिफरेंट ट्राइबल्स एरिया या फिर उनका अगर कस्टम या प्रैक्टिसेस को अगर आप देखते हैं तो उनका इंडियन कस्टम से मैच नहीं करता है. तो इसमें मैरिज भी आता है. मैरिज ट्राइबल एरियाज में मोस्टली अगर देखा जाता है तो क्या होता है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज पे क्या होता है. तो क्या यहाँ पे तो यूनिफॉर्मिटी हम लोग को नहीं देखने मिलता है. इनकेस अगर देखने को मिलता भी है तो क्या होगा कि अगर जैसे मान के चलिए एक वुमेन है ट्राइबल एरियाज़ में, उनका किसी मेल से शादी हो गया, उनका एज वुमेंस का लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है,
तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए? आई एग्री विथ हिम, बट मैं इस पे एक और डायमेंशन लाना चाहती हूँ. जैसे अगर हम ट्राइबल्स को अगर इस पॉइंट को साइड में रखें, तो जैसे रूबी ने बोला था कि ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं जो रिलीजियस फ्रीडम को हाईलाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट में ये बहुत सिग्निफिकेंटली आता है. जैसे मेरा ऐसा मानना है कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं होता है, इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर रिलीजियस इक्वालिटी. अगर हम सिर्फ मतलब जेंडर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, आई अग्री विद दैट, बट एट द सेम टाइम रिलीजन को भी पॉइंट ऑफ व्यू में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. ये एक पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है. जैसे जेंडर एक पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है, वैसे रिलीजन भी एक पर्सन की आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है. आपका पॉइंट तो सही है, बस मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि चाहे सोसाइटी भी कोई भी कुछ भी सोचे, रिफॉर्म इज़ नेसेसरी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सोसाइटी सेज. सो मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर हम कोई हिंदू समाज में सती प्रथा पहले बहुत उसका विरोध हालांकि प्रचलित था, तो अगर 19वीं सेंचुरी में हर एक हिंदू समाज से हम पूछने जाते कि सती प्रथा अच्छा है कि खराब, तो बहुत लोग उसका फेवर में क्या बोलते हैं, फेवर में उसके बोलता, रिगार्डलेस क्या बोलते हैं वो गलत है कि सही है, तो वो सोशल ईवल है. तो बहुत सारी पर्सनल लॉज में बहुत सारे ऐसे जो लॉज है वो ना बहुत ईविल होते हैं, और इसके तहत जैसे बहुत क्या बोलते हैं रिग्रेसिव थॉट्स पैदा होता है. तो हमें सेंटर को एक इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा लॉज, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए जिससे ये लॉज क्या बोलते हैं इक्वालिटी आ जाए. जैसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे ये ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स में कोई ग्रुप है पॉलीगैमी या फिर जैसे न्यूटन भैया बोले चाइल्ड मैरिज का प्रचलित है बहुत ज़्यादा, तो वो तो गलत है ना. उसको रिलीजियस फ्रीडम तो नहीं मान सकते जैसा उसके मान्यता है. तो इसके हिसाब से वही चीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो क्या बोलते हैं सामाजिक बुराइयां हैं जो बहुत ज़्यादा भारत को अंदर से खा रही है. मेरे हिसाब से यही मेरा पॉइंट है. I completely agree with what Rishant said. To add more, I would say that at the global level, child marriage is included in Sustainable Development Goal 5. To achieve gender equality and empower all women and girls by 2030. And under our target 5.3, it is about to eliminate all harmful practices such as child, early, forced marriage and female genital mutilation. जैसा कि he told us रिशांत कि सती प्रथा पे आपने बहुत अच्छा बात कहा कि उन्होंने ये चीज़ बदलाव किए थे उस समय, लेकिन ये क्यों हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या था? इनका पीछे का रीज़न ये था कि ये जो है सिर्फ एक हिंदू कहा जाए, सिर्फ हिंदू रिलीजन पे ही ये काम हो रहा था, अदर रिलीजन पे ये काम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अगर इसको रिफॉर्म किया था तो उसका एक क्या था कि एक हिंदू के लॉज को उन्होंने रिफॉर्म किया. अगर यही चीज़ अभी देखा जाए तो अभी क्या है कि अलग अलग कास्ट है, अलग अलग धर्म के लोग हैं. अभी क्या है कि सबका अपना अपना एक मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको चेंज करना अभी क्या है, यूसीसी को अगर हम लाएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आप हिंदू समाज के इसलिए मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि मैं सभी समाज को क्या साथ लेके मैं हिंदू समाज का एग्जांपल दे रहा हूँ. जिस तरह हिंदू समाज ने सती प्रथा का विरोध किया, उसी तरह कई सारे जो धर्म हैं वो भी हो सकता है कोई सोशल लेवल को छुपाने के लिए विरोध कर रहे हैं, अपने लिए विरोध कर रहे हैं. तो हम इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जिस तरह हिंदू समाज ने इसे रिफॉर्म किया, बाकी धर्म में भी रिफॉर्म करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ ट्रिपल तलाक मुस्लिम में ये बहुत ज़्यादा एक सोशल इवल मेरे हिसाब से. और 1985 में शाहबानू केस में आपने देख ही लिया था कि गलत होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट सरकार ने उसे क्या बोलते हैं इलीगल ठहरा दिया. ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना बड़ा सोशल बुराई है कि सोसाइटी में इतना बुरा होने के बाद भी मुस्लिम समाज कुछ नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसकी तरह, और वो अच्छा से समाज डेवलप नहीं हुआ. और हिंदू समाज 18-19 सेंचुरी में बहुत सारा क्या बोलते रिफॉर्म आने के चलते आज डेवलप्ड है. बाकी जो कम्युनिटी से ट्राइबल्स हो गया, जितना क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, वो उतना डेवलप नहीं हो पाए हैं.
इसलिए वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे धारणाएं हैं जो बहुत गलत है। इसलिए मैंने हिंदू समाज का एग्जांपल लिया। जिस तरह हिंदू समाज अपने ऊपर चेंजेस लेके आए, बाकी सब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बहुत सारे ऐसे सोशल ईवल है वो हम मिटा सकते हैं। अगर हम लोग अपने इंडिया का पॉपुलेशन डिवाइड देखें तो इसमें अराउंड 110 करोड़ हिंदूज़ हैं, 20 करोड़ मुस्लिम हैं, 4 करोड़ क्रिश्चियन कम्युनिटी है एंड 3 करोड़ के अराउंड हमारी सिख कम्युनिटी है। अब अगर हम देखें, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर यूसीसी आता है, इसका एक बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि एक हिंदुआइज्ड कोड लाएगा। ठीक है, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ हिंदूज, बहुत हाई चांसेस है कि इसका जो टिल्ट होगा वो हिंदू लॉज, हिंदू ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू मी, नॉट टू बी नॉट टू साउंड रूड टू एनीबडी, बट अगर ऐसा है तो ये तो एक मेजॉरिटी कोडिफाइड लॉ है, नॉट ऑफ माइनॉरिटीज़। और जैसा मेरा मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो ये यूनिफॉर्म किसके लिए होगा? हिंदू कम्युनिटी के लिए होगा, नॉट फॉर द अदर 28 करोड़ पीपल दैट आर रिसाइडिंग इन इंडिया। एंड दूसरा बात ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि यूसीसी का अल्टरनेटिव खोजने का भी मौका या फिर खोजने का तरीका लाना चाहिए सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विथ यू रिशान कि देयर आर मैनी सोशल इविल्स इन मैनी ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज दैट आर रिसाइडिंग इन इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ होल UCC in totality, what we can do is that the government can omit some of the social evils in different religions. जैसे आपने ट्रिपल तलाक का एग्जाम्पल दिया, वो एक सोशल इविल था, उसको ओमिट कर दिया गया। सती प्रथा को ओमिट कर दिया गया। तो ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो भी सोशल इविल्स हैं उनको इरेडिकेट करना चाहिए, ना कि इम्पोजिशन होना चाहिए ऑफ अ यूनिफाइड सेट ऑफ लॉ दैट माइट बी हिंदुइज्म और हिंदुइस्ट इन इट्स ओरिजिन। आई एग्री विथ योर आंसर बट आई एम नॉट कंप्लीट सेटिस्फाइड, बिकॉज आपका कहना था कि मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का और टिल्टेशन करेंट गवर्नमेंट का होगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग अबाउट द करेंट गवर्नमेंट, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट होगी इन पावर। नहीं, आप बोले कि हिंदू के और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है हिंदू, तो आपका कहना है कि हिंदू की और ज़्यादा होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब था नॉट बाय द सेंस ऑफ गवर्नमेंट, मेरा ये कहना था कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि सिंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑफ हिंदू, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो यूनिफॉर्म कोड होगा उसका टिल्टेशन होगा थोड़ा हिंदुइज्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। तो फिर आप मुझे मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि यूसीसी का मतलब क्या होता है, मतलब डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ? आई एम सेइंग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मिटी लाना इन द पर्सनल लॉज। और सिंस पॉपुलेशन हाईली हिंदुइज्म के टिल्ट है या हिंदू पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा चांसेस, इट्स वेरी ऑब्वियस। और ऑलरेडी सोसाइटी में देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोलराइजेशन इन आवर सोसाइटी। हर दिन हम सुनते हैं देयर इज़ अ रिलीजियस रायट, there is a case of mob lynching, and अगर ये सब आता है, it would not solve these problems, it would only aggravate these problems if you look at it in a practical sense, not in a emotional sense. देन आप तो जानते हैं 2018 में एक केस आया था सबरीमाला टेम्पल को लेके, वो तो जेंडर इनइक्वालिटी से था। हाँ, तो फिर वो तो रिलीजियस को लेके नहीं था। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट बोला था ना, जैसे कि वुमेन्स अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम टेम्पल में नहीं जा सकती है। हाँ। तो वो तो चाहती थी सुप्रीम कोर्ट की इसके लिए यूसीसी को लाना चाहिए ताकि हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकें। और जैसे कि रिशांत बोला, इन 1985 में साहबानो केस आया था, वो तो मुस्लिम कम्युनिटी से था। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जेंडर इक्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। सर, जैसा कि इन्होंने कहा, मैं इनके बातों से सहमत हूँ कि यहाँ पे हिंदू कोडिफाइड बिल होगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है उसका मतलब उसका एम्फसाइज मतलब ये होगा। लेकिन अभी तक ये देखा गया कि गवर्नमेंट अपना मतलब रिलीज़ नहीं किया है कि किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन में गवर्नमेंट रिलीज़ किया था कि सबका मतलब जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली है उसका इलेक्शन सिमिल्टेनियस होगा। लेकिन अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है कि गवर्नमेंट अपना मतलब कोई स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया कि किस तरह का लॉ होना चाहिए। जैसे कि सुनील कहा कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड वन नेशन वन मतलब सारे पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये एक जगह पे ऑलरेडी लागू हो चुका गोवा में, तो वहाँ पे
deeply discriminate toward the already marginalized gender, sexuality and religion. ये तीनों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है, जेंडर के बेसिस पे भी किया गया है, रिलीजियस के बेसिस पे भी किया गया है. एक केस आया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साबनो बेगम, जो कि रिशांत भाई ने बोला अभी. तो उसमें एक लेडी को, एक साबनो बेगम को 62 इयर्स ओल्ड मुस्लिम वमेंस को ट्रिपल तलाक दिया गया था, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस को फाइल की थी. तो उसमें उसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट गिव द जजमेंट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. मतलब उसका जो फिनेंशियल जो वो बैकवर्ड है, उसको अपने हस्बैंड से वो अपना हेल्प ले सकती है. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक बार आया था. और एक जो गोवा में जो लागू किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसमें अगर जेंडर इनइक्वलिटी को देखा जाए तो हस्बैंड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है. उसमें बताया गया कि अगर हस्बैंड अपने वाइफ को किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए कहीं अगर पकड़ा जाती है तो उसको डायरेक्ट डिवोर्स दे सकती है. लेकिन अगर वाइफ अगर अपने हस्बैंड को पकड़ती है ऐसा कुछ गलत इलीगल काम में, तो वो उसको डायरेक्ट डिवोर्स नहीं दे सकती अगर वो पब्लिकली जब तक नहीं पकड़ा जाए या फिर सोसाइटी के थ्रू नहीं पकड़ा जाए. लेकिन इस केस में देखा गया कि जेंडर को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और इस तरह जो कि ये सही नहीं है, जो कि गोवा में ऑलरेडी लागू किया जा चुका है. मैं इनके बातों से तो सहमत हूँ, लेकिन मैं इनमें कुछ चीज़ें जो मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि ये जो गोवा वाली केस है, ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं गोवा वाली केस. गोवा का जो केस तो आया था, जो पुर्तगाली सिविल कोड था वो 1867 का था. उस वक्त क्या हुआ था, हमारा जो देश है एक तरह से आज़ाद हुआ था और कुछ साल बीता था, ठीक है. लेकिन अभी हम लोग कहाँ हैं, 76 ईयर, आज़ादी का 76 ईयर है, ठीक है. तो ये जो है सिर्फ गोवा में लागू था, हमारे और सब स्टेट में तो लागू नहीं था. जब यहाँ लागू नहीं था तो लोगों के मन में एक स्टार्टिंग से आज़ादी की बात से ही क्या है, अपनी अपनी प्रथाएं, अपनी अपनी धर्म, कल्चर, सारे चीज़ें हैं, ठीक है. लेकिन जब गोवा में बना होगा तो उस वक्त क्या है, एक अचानक से उसके पास भी आया होगा और उन्होंने एक अपनी चीज़ को, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया. लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ को आने में अभी क्या है, 76 साल के बाद क्या अडॉप्ट कर पाएंगे इजीली वे में, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कन्फ्लिक्ट होंगी, है ना. तो इस चीज़ को लागू करने में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा. ये चीज़ है यूसीसी से पहले क्या था, सीसीसी, है ना. सीसीसी में क्या था कि सबके लिए ये कानून पहले से बना हुआ है. अब यूसीसी इसी को चेंज कर रहा है, मतलब यूसीसी में इसी को क्या कर रहा है, चेंज करके एक नया तरह से सबके लिए लेके आ रहा है. लेकिन पहले जो लोगों के दिल में, दिमाग में एक तरह से बैठा हुआ ये चीज़ कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम ट्रिपल तलाक का जो केस तो उन्होंने सॉल्व किया, तो उसी तरह से अगर गवर्नमेंट चाहेगी इस चीज़ को अलग अलग जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उस पर एक केस ला करके इसको सॉल्व कर सकता है. यूसीसी क्यों लाए हम? जैसे अक्षत भैया ने कहा कि मैंने काफ़ी सभी लोगों ने कहा कि ये सेंसिटिव इश्यूज है, चाहे वो ट्राइबल ग्रुप्स में हो, चाहे माइनॉरिटीज़, वुमेंस, कोई भी हो. तो इसलिए जुडिशरी भी इसको रिकग्नाइज करता है कि कितने सारे सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पर. इसलिए यूसीसी जुडिशरी ने कहा है कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमेशा वो एकदम अब्रप्ट इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, वो ग्रेजुअल और कंसेंशुअल रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. क्योंकि इंडिया काफ़ी डाइवर्स है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से. इसलिए इसके लिए जो 2018 में जो 21st लॉ कमीशन आया था, वो भी 21st लॉ कमीशन भी कहा गया था कि यूसीसी जो है इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दैट स्टेज. तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर डाइवर्स मीन्स, अगर पर्सनल लॉज जो इतने डाइवर्स है, तो इसलिए इसको अब्रप्ट इम्पोजिशन करना ठीक नहीं है. इसलिए इसलिए उसके लिए फिर ये
उसके लिए दोबारा से 22nd कमीशन बैठाया गया, जो अभी भी जो पब्लिक ओपिनियन मांग रहा है, ताकि उस पर काफ़ी और डिस्कशन हो सके। तो आपसे मैं एग्री करता हूँ कि सबसे कंसेंसस होना चाहिए, बहुत सही बात है। तो हो सकता है हाँ, बहुत सही बात है कि कोई हर कम्युनिटी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिफॉर्म कर सकता है। और एक और आप पॉइंट बोला कि मेजोरिटिज्म हो रहा है, तो मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि क्या पॉलीगोमी को सपोर्ट करते हैं कोई यहाँ पे? नहीं। चाइल्ड मैरिज को कोई सपोर्ट करता है? नहीं। तो जब हम ये लागू कर ही रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो ये मेजोरिटिज्म कैसा हुआ? ये मेजोरिटिज्म नहीं है, ये तो नेसेसरी रिफॉर्म्स है। समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ, आप रिफॉर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कहा जो मेजोरिटिज्म फैल रहा है, ये गलत बात है। ये मेजोरिटिज्म नहीं फैल रहा है, कोई ऐसा रिफॉर्म लाना ज़रूरी हो गया है कि जिससे सबका उत्थान हो, क्या बोलते हैं फ़ायदा हो, समझे? तो मेजोरिटिज्म तो ये नहीं बोल सकते हमने, इसमें मेजोरिटिज्म नहीं है। आई एग्री विथ योर आंसर ईशांत, कि तुम जो बोले वो सही है। क्योंकि जहाँ आज हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले जानते कि पहले लोग पैदल आते थे, लेटर को वो लिख के भेजते थे। तो आज जैसे कि हम पैदल आने की जगह बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, या लेटर को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ़ोन से, क्योंकि उससे टाइम सेव होता है और सही टाइम पे सही पर्सन को मैसेज चला जाता है। ठीक है, तो फिर क्यों आज हम ओल्ड कल्चर को या ओल्ड चीज़ों को बचाने के लिए, जिससे मतलब जेंडर इनक्वालिटी बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए क्यों आज हम वॉयलेट करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए? विथ टाइम विथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसको अडॉप्ट करते हुए हमें ज़रूरी है ना कि हम एक सिंगल लॉ लाएं, जिससे सारे लोगों का मतलब सारे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, नॉट कि एक अलग पर्टिकुलर रिलीजियस या फिर कम्युनिटी या पर्सन का ही उसमें ग्रोथ हो। हम तुम्हारे पॉइंट से एग्री करते हैं, बट ड्यू टू द स्टीरियोटाइप माइंड्स जिसे लोगों ने फॉलो किया, स्टीरियोसिटी जो फॉलो करते हुए आए, तो ये यूसीसी इम्प्लीमेंट करना अभी मतलब एक एडवांस जैसे कि मॉडर्न जनरेशन है, वो हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन अभी जो स्टीरियोसिटी है जो हमारे माइंड्स में, जो लोगों के माइंड्स में, उसको तो इरप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए जैसे करण भैया ने कहा, उसको एक स्लो प्रोसेस या फिर स्लो ये से उसको चेंज किया जा सकता है। जैसा कि इसका एक क्वेश्चन था कि इंडिया रेडी फॉर यूसीसी, तो इसके ऊपर हम कुछ बोलना चाहेंगे कि अभी जिस सिचुएशन में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब फॉर्मेशन किया गया था, तो उस टाइम बहुत सारे डिबेट हुए थे इस पर कि आना चाहिए यूसीसी या नहीं आना चाहिए। तो इसके फेवर में भी बहुत कुछ लोग मतलब बोले थे, और कुछ उसके अगेंस्ट में भी थे कि ये मतलब एब्रप्टली नहीं, मतलब नहीं आना चाहिए, ग्रेजुअली आना चाहिए, जिसपे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जी बोले थे कि इसको मतलब धीरे धीरे जब सोसाइटी इसके लिए एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इसमें कुछ मतलब यूनिफॉर्मिटी बहुत हद तक आ जाएगा, उसके बाद ये रेडी है इसके लिए। लेकिन अभी इंडिया रेडी है इसके लिए, एक डिबेट का मतलब एक क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या ये अभी नेसेसरी है इंडिया में आने, मतलब यूसीसी लाना, और ये रेडी है। तो इसमें बहुत सारे केस, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारे केस आए, जिसमें कि ट्रिपल तलाक का केस हो गया, जिसमें कि सारा बानो का केस था, और ये शाहबानो बेगम का केस था। उसमें यूसीसी मतलब यूसीसी के लिए एम्फसाइज किया गया है कि गवर्नमेंट इस पे लॉ लाए, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लॉ इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पर्सनल लॉ हैं जो कि एक तरह से सबको डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग लॉ के अनुसार उनको इंटरप्रेट करना पड़ रहा है लॉ को। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अभी इंडिया को अब इसके तरफ बढ़ना चाहिए, यूसीसी की तरफ। आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम कि सबसे बड़ा लूपहोल यही है कि इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग पर्सनल लॉज होने के कारण जुडिशरी को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इंटरप्रेट करने में। आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम, बट मैं इसके अलावा एक पॉइंट, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये मेरा खुद का एक पॉइंट है कि जैसे उत्तराखंड में हमने देखा कि यूसीसी आ चुका है, उसका एक टेक अवे जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा वो ये था कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो मुझे खटका वो ये था कि उसमें लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना इज़ अ मस्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इन्फेंटिसाइजेशन ऑफ विमेन करता है,
उनकी ऑटोनॉमी को कर्टेल करता है। मान लीजिए कोई इंटरफेथ कपल है या इंटरकास्ट कपल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो रजिस्ट्री करवाने जाएं और उसमें ये भी प्रोविज़न है कि उनको अपने पेरेंट्स से भी परमिशन लेना है, इससे क्या हो सकता है कि ऑनर किलिंग्स जैसे केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दूसरा बात ये कि जो प्राइवेसी होती है एक इंडिविजुअल की, ऑल्दो वो लोग 21 ईयर्स एज पार कर चुके हैं बट स्टिल उनकी ऑटोनॉमी को कर्टेल किया जाता है। जैसे हम लोग के इसमें शादी 18 साल में कर सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप हम लोग 21 साल में भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ये इसमें एक लूप होल है। Living together is a part of the Article 21 of the Indian Constitution. Under UCC, it would be about the legitimacy of the children born out of the living relationship. I would like to quote the words of J. Adam Snyder. There is no such thing as illegitimate children, only illegitimate parents. Children did not choose to be born under certain circumstances. Regardless, they suffer from the choices of their parents. The very idea to register and verification is repugnant to the individual rights. उनके पॉइंट से मैं बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट उत्तराखंड के यूसीसी में ये भी लूप होल है कि वो एडॉप्शन पे ज़्यादा बात नहीं करता। जैसे इन्होंने जो बात कही कि अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो बात है, बहुत ही ख़राब बात है। इस पे मतलब पर्सनल लॉ में एडॉप्शन भी आता है बट एडॉप्शन पे इन लोगों ने ज़्यादा बात नहीं किया है। ज़्यादा फोकस इनका मैरिज, इनहेरिटेंस पे भी ज़्यादा बात नहीं किया गया है। तो एक ये भी लूप होल है कि अगर आप पर्सनल लॉज पे फोकस कर रहे हैं तो आप सब पे इक्वली फोकस करें। जो मेजर, जैसे एडॉप्शन की बात हो गई, हम लोग सब जानते हैं कि इलिजिमेट चाइल्ड का जो फैक्टर है, बहुत ही ख़राब फैक्टर है हमारी सोसाइटी में। तो सबसे पहले इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में 2 तरह का लॉ है। एक ऐसा लॉ है जो सब पे एप्लीकेबल है और एक पर्सनल लॉ है जो सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे ही लागू किया गया है। ठीक है, तो अगर रिलीजियस बेसिस पे अगर लागू किया गया है, उसका भी तो कोई अपना मकसद है, ऐसे तो नहीं लागू किया गया है ना। तो अगर हम लोग यूसीसी लाते हैं और सब पे इक्वलिटी कर देंगे तो सबका जो रिलीजियस है वो जो उस पर जो हैम्पर करेगा, सबका अपना रिलीजियस प्रैक्टिस है, सबको अपना राइट्स है रिलीजियस पे। किसी का राइट टू ऑटोनॉमी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, अगर यूसीसी को लागू कर दिया जाए तो इसमें यूसीसी इंटरफेयर करेगा उसका ऑटोनॉमी पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूट को करेगा। अभी एक केस आया था उत्तर प्रदेश मदरसा केस समथिंग है, तो कोर्ट तो इंटरफेयर करेगा। अगर यूसीसी लागू कर दिया जाए तो सबके लिए इक्वलिटी हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, तो अब किसी का पर्सनलाइज नहीं होगा। लेकिन अभी अगर जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग भी तो सोचना होगा, नहीं तो उसका कस्टम जो है, उसका ट्रेडिशनल जो है, उसका रिलीजियस जो है वो धीरे धीरे हम पर करते जाएगा ना। तो उसको भी तो बचा कर रखना। कोई अपना रिलीजियस क्यों छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो हर रिलीजियस तो एक जैसा नहीं है। अगर हर एक जैसा रहता तब तो यूसीसी ऐसे ही लागू था। यूसीसी का लाने का मतलब क्या है कि इक्वलिटी लाना। अगर आप इक्वलिटी लाना चाहते हैं तो आप किसी रिलीजियस को हैम्पर नहीं कर सकते हैं। कोई भी अपना रिलीजियस छोड़ के किसी और रिलीजियस में नहीं जाना चाहेगा, है ना। अगर इतना ही इम्पोर्टेंट यूसीसी है तो इसको फिर फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं एक्ट किया गया? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यूसीसी इम्पोर्टेंट है तो इसको फंडामेंटल राइट्स में इसको इनएक्टिव कर देना चाहिए, एक्टिव कर देना चाहिए था, है ना। देखिए, यूसीसी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स पे नहीं किया जाए, इसलिए उसको डीपीएसपी पे लाया गया। क्योंकि जब उस समय भारत समाज उतना अच्छा से डेवलप नहीं था, तो इसलिए वो डीपीएसपी में लाया गया ताकि एक पॉइंट में आके डेवलप होके वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सके। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स पे नहीं लाया गया क्योंकि इसी के चलते। आपके इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करना चाहूँगा रिशान। जैसा आपने कहा कि इसको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं ला के डीपीएसपी में क्यों रखा गया, तो डीपीएसपी में जैसा आप यहीं आसपास का एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट लेबर्स के लिए डिफरेंस क्या है, वेजेस है। तो डीपीएसपी में तो ये भी मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग क्यों नहीं बात करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के भी मेंशन है डीपीएसपी में, तो हम लोग उसके ऊपर क्यों बात नहीं करते हैं, ठीक ना। फिर आप देखिएगा तो फ्री कॉलेज एजुकेशन मिलना चाहिए हर स्टूडेंट्स को हायर लेवल्स पे। और आपको पता है कि अक्रॉस वर्ल्ड इंडिया में एजुकेशन का जो फ़ी है आज के टाइम पे वो स्काई रॉकेटिंग फीस है। आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ या फिर जो पुअर हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एजुकेशन को। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं, क्यों हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही ऊपर क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं।
और हम लोग एज अ पार्ट एज अ इंडियन सोसाइटी वी आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट कल्चर, ठीक, रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो इस चीज़ को कोई कैसे इंश्योर करेगा? अगर आप एग्री या डिसएग्री हैं तो अपना पॉइंट रखिए। हाँ, देखिए, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिफॉर्म के पक्ष में हूँ, उससे नहीं लागू करने के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं बोला कि आप ये जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म है, क्यों ना हम उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी डाल सकते हैं कि फ्री हेल्थ केयर टू ऑल रिलीजन, एक क्या बोलते हैं, बांध दे सबको। बात सही है, लेकिन क्योंकि रिफॉर्म क्या बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए। मैं इस पर डिसएग्री बिल्कुल करता हूँ। मैं रिफॉर्म में बिल्कुल क्या बोलते हैं, मैं आपके साथ हूँ। जैसे आपने भी कहा कि क्या बोलते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सबसे पूछना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक इंक्लूसिव बनाने के लिए आपका पॉइंट भी ले सकते हैं, इनका पॉइंट भी ले सकते हैं, बट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को, मुझे लगता है कि उसको लागू करना चाहिए, और मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इंडिया का। सर, जैसा कि उन्होंने डीपीएसपी का बात किया था कि यूसीसी आना मतलब बहुत सारे प्रोविज़न है, जैसे इक्वल वेजेस, इक्वल लेबर फॉर इक्वल वेजेस, और बहुत सारे हेल्थ केयर, ये सब के लिए प्रॉब्लम मतलब उसमें मेंशन किया गया है कि आना चाहिए। तो मैं इस बात पे मतलब काउंटर नहीं, मतलब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी यूसीसी मतलब हेल्थ केयर पे बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही, जैसे, और एजुकेशन पे जैसे राइट टू एजुकेशन, ये सब, लेकिन यूसीसी के लिए कोई इंस्टेंस अभी तक नहीं लिया गया। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर मतलब धीरे धीरे, जैसे कि पहले भी हम बोल चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंस के टाइम से ये चलते आ रहा डिस्कशन कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और उसी तरह एजुकेशन ये सब पे भी। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को, एजुकेशन को या लेबर के लिए भी एक आर्टिकल 21 मतलब फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया है, मतलब लेबर के लिए। तो इसमें यूसीसी के लिए भी कुछ स्टैंड लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो फर्दर ये इंश्योर कर पाए मतलब डाइवर्सिटी में एक यूनिटी का, इंटीग्रिटी का एक इनकलकेट कर पाए सारे सिटीजन्स। यहाँ बैठे हुए सभी लोग, हमको लगता है कि इस बात से एग्री करते होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल राइट्स दोनों को क्या करेगा, हैम्पर करेगा। तो आप लोग में से कोई है जो हमको ये बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी का राइट्स को किस तरह से इंश्योर करने में हेल्प करेगा? मैं काउंटर करना चाहूँगा कि ऐसा रिफॉर्म लाया जाए जिससे जो कल्चरल आइडेंटिटी रहे, जैसा फोकलोर हो या फिर कोई भी आपका मान्यता हो, लेकिन जो बेसिक जो लॉज हैं, इनहेरिटेंस लॉ, चाइल्ड मैरिज, ये सब, वो उस पर यूनिफॉर्मिटी लाया जाए। इससे क्या होगा, हम इंडिविजुअलिटी और कम्युनिटी दोनों का कदर कर रहे हैं। हाँ, बस फ़र्क ये है कि बेसिक लॉ को एकदम सिमिलर लाया जाए, ठीक है। अब हम यूसीसी के फेवर में एक पॉइंट डालेंगे। जैसे इनहेरिटेंस के मामले में ये बात सच है कि सारे कम्युनिटीज़ में इनहेरिटेंस नहीं मिलता है लड़कियों को। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में तो स्पेशली नहीं मिलता है। वहाँ पे जो भी बंटवारा होता है, जो भी प्रॉपर्टी होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है इन द हैंड्स ऑफ द मेल, एंड फीमेल्स को नहीं मिलता है। अलॉन्ग विद दैट हम एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि हर कम्युनिटी का कुछ ना कुछ प्लस फैक्टर होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी इटसेल्फ कि वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं। जैसे अगर हम इस्लाम की बात करें, उसमें भी मेहर का एक वो है, मेहर का मतलब होता है कि मेंटेनेंस देना, आफ्टर डिवोर्स मेंटेनेंस देना, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी ऑल्सो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम कम्युनिटी को एज अ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में, तो ये यूसीसी इन अ वे बेनिफिशियल हो सकता है। आपसे हम पार्शियली एग्री करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि ट्राइबल्स में सिर्फ पेट्रियार्कल नॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलता है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में आप जाइएगा, मेघालय रीजन्स में, तो गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स में आपको मेट्रियार्कल सोसाइटी देखने मिलती है। तो हम लोग उसका पॉजिटिव्स को भी क्यों नहीं उठा सकते हैं? अगर उठाना ही है तो हर रिलीजन हो गया या फिर किसी भी सेक्ट्स या फिर विद इन सेक्ट्स के अंदर जो सब सेक्ट्स हैं, उनके बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग क्यों नहीं उठा सकते हैं? न्यूटन भैया, आपके पर्सपेक्टिव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 guarantees the right of life and personal liberty, and article 14 law before the law। तो वो तो जो राइट है वो मतलब कि आपने कहा एक स्पेसिफिक ट्राइब के लिए, तो उनके वो कल्चर में वो चीज़ था। अगर किसी के कल्चर में वो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें थोड़ा सा वो प्रोसेस करने में या ग्रेजुअली टाइम लगेगा उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उनके पार्ट ऑफ कल्चर में वो फेवर, वो पॉइंट है ही नहीं।
आपसे हम सहमत हैं, और इसीलिए हम ये भी आपको बोलना चाह रहे हैं कि यही तो पॉइंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये सबसे बड़ा क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि जिस भी सेक्ट्स के अंदर वो लॉ या फिर वो नॉर्म्स नहीं है, वो उस चीज़ को क्यों अपनाएंगे। इसी चीज़ के ऊपर ये हम लोग का जो यूसीसी का जो डिस्कशन है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हॉट एंड डिबेटेबल टॉपिक है। इसीलिए हम लोग बार बार इसी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं कि हम लोग को बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अमॉन्ग डिफरेंट सेक्ट्स एंड सबसेट्स क्या करना है, उसको लेना है और उसको विद इन एक यूनिफॉर्मिटी में क्या करना है, लाना है, ताकि किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सोसाइटी को इसका हैम्पर ना हो। मेरा नाम अंचल सिमरन तिग्गा है और मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 1948 में आया था, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और उस समय हम जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम में बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था। और तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, क्या ये सही डिसीजन लिया गया था कि जस्ट आफ्टर द पार्टीशन 1948 में यूसीसी को लाना सही था या नहीं? थैंक यू सिमरन फॉर योर क्वेश्चन। हाँ, अगर उस टाइम अगर देखा जाए कि 1948 में जब यूसीसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी डिस्कशन कर रहा था, तो उस टाइम काफ़ी मैंने जब इंडिया का पार्टीशन, जब इंडिपेंडेंस का बात आया था, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफ़ी डाइवर्सिटी थी कि रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटी से सब लोग एक साथ बैठ के, इसलिए उस टाइम उनको लगा था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। पर जो आज के टाइम, जो इतना साल बीत चुका है, जो आज के टाइम में जो मॉडर्निटी, जैसे प्रिया ने कहा कि मॉडर्न टाइम्स में अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आज में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो उसको काफ़ी डाइल्यूट कर दिया है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल वोट बैंक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इसलिए जो अभी, जैसा मैंने कहा कि इस पर काफ़ी डिबेट ये करना चाहिए, जिसके लिए लॉ कमीशन भी काफ़ी बैठा हुआ है, जो पब्लिक ओपिनियन पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है। तो आई थिंक इस पे अगर पब्लिक ओपिनियन को लेना अगर बेटर प्रायोरिटी रहेगा लॉ कमीशन का, तो आई थिंक इन द आने वाले टाइम पे तो इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आ सकता है। जैसा कि उन्होंने बोली है ना कि उस वक्त नहीं लाया गया, क्यों नहीं लाया गया, क्या था कि सबसे पहले हम लोग एक तरह से आज़ादी के उसमें मजा चख रहे थे कि क्या है आज़ादी। पहले क्या था, अंग्रेज़ों ने बहुत सारे चीज़ों को डिवाइड एंड रूल एक तरह से उन्होंने किया था, तो अलग अलग पार्ट करके उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे रूल कर रहा था। तो सबके मन में एक अपनी अपनी प्रथाएं पहले से बैठी हुई थी। उस समय बहुत सारे जो दलित वर्ग के लोग थे उस वक्त, उनका भी एक अलग तरह से प्रथाएं थी। ऐसा नहीं था कि उस असेंबली में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सारे लोग, मैक्सिमम लोग अगर आप लोग देखेंगे तो सारे लोग बैरिस्टर्स थे, ठीक है। उनका कहना था कि अभी इंडिया क्या है, एक तरह से बचपना में है, इसको अभी और बढ़ना है, मैच्योर स्टेट में आना है, तो धीरे धीरे सारे चीज़ को अडॉप्ट करेगी, है ना। तो उसको लाने के लिए क्या है, उस समय भी ये सब बातें चर्चा हुआ, लेकिन नहीं लाया, क्योंकि उस समय लोग जान रहे थे कि ये अचानक अगर आ जाएगा तो बहुत सारे चीज़ें जो अभी हो रही है घटनाएं, उससे भी ज़्यादा बेहतर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसीलिए उस चीज़ को तभी नहीं ला करके अभी लाया जा रहा है, धीरे 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 प्रोग्रेसिव वे में ला रहा है, ताकि इसमें क्या होगा, इंटीग्रिटी होगा, वोट बैंकिंग जो अभी हो रहा है उस पर घटेगा, ठीक है। बहुत सारे वुमेंस का अभी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटी है वुमेंस पे, उसका भी यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखा जाए तो अभी ये स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसको हम लोग अभी लागू कर सकते हैं, लेकिन अचानक नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है, इसको लागू करने के लिए सबसे पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि असल में यूसीसी है क्या। उसके बाद जैसे कि यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि मैरिज पे, ये मैरिज पे भी लॉ आएगा। सब लोगों का, सभी धर्मों का अपना अपना मैरिज रूल्स है। उसको एक यूनिटी में लाने के लिए पहले गवर्नमेंट उसको एक तरीके से तय करे कि आखिर ये कैसे होगा,
तो सारे लोगों के साथ वो बातचीत करे, सभी कम्युनिटी जितने भी हैं उनके साथ बात करे और मैरिज को पहले डिफाइन करे, क्योंकि मैरिज अभी तक यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है कि आखिर क्या है मैरिज। तभी तो हम इस चीज़ को इजी वे में लागू कर सकते हैं। भले बहुत सारे लॉज बना दिए हैं आपने, उन सब लोगों को एक तरह से देखा जाए कि कैसे इसको हम लोग आगे इसको एक जो यूनिटी में लाएंगे, इंटीग्रिटी इसमें कैसे आएगा। जी, आई अग्री विथ यू। यूसीसी को अभी बहुत यूसीसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अभी बहुत सारे काम बाकी है, लेकिन हाँ यूसीसी अभी तक जितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है अभी तक तो मेरे अनुसार अच्छा है। यूसीसी कैन बी सीन एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप that aligns personal laws with contemporary societal norms. It can help overcome outdated customs and practices that may be discriminatory or regressive, fostering a more inclusive and forward-thinking society. The implementation of a UCC can facilitate the integration of diverse communities and encourage social progress by ensuring that personal laws are consistent with the evolving aspirations of the nation. So UCC, according to UCC, formal equality among all the citizens, पहला बात। दूसरा बात, पर्सनल लॉ अगेंस्ट आर्टिकल 14। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 को इक्वलिटी बिफोर द जो लॉ है वो सारे रिलीजन्स को इक्वल लाना चाहता है, इसीलिए यूसीसी का मेन उद्देश्य इक्वलिटी लाने के लिए ही यूसीसी को लाया जा रहा है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आई फील दैट एवरी रिलीजन इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। सब रिलीजन में अपना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। यूसीसी का मेन मोटिव है कि सारे रिलीजन्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अमेगमुलेट करे और उससे एक लॉ बनाए जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो। हम सब इस बात से अग्री करेंगे कि इंडिया की जो एक आइडेंटिटी है दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये खुद में एक बहुत बड़ा प्राइड का मोमेंट है, बट देयर शुड बी यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन इन द सोसाइटी। सो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, उसमें कोर्ट का क्या जजमेंट था कि जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है एक रिलीजन का उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए। तो इसको हम यूसीसी के साथ में ला के इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो ये बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। एज वी नो दैट इंडिया हैज़ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, देयर आर हाई चांसेस दैट द यंग माइंड्स कैन बी polarized very easily. Young minds are like फ्रेश मील फॉर द पॉलिटिशियंस। अगर इसको सही तरह से डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, विदाउट डेलिब्रेशन, विदाउट डिबेट, विदाउट डिस्कशन अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ये बहुत ही डिजास्टर्स प्रूफ हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम आर्टिकल 14 दैट स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ उसको साथ में लेते हैं, लॉ कमीशंस की रिपोर्ट को साथ में लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साथ में लेके चलते हैं, अलॉन्ग विद दैट सोशल स्ट्राटा में जो लोग आते हैं दैट इज़ द सिटीजन्स, उनके व्यूज़ को साथ में लेके चलते हैं, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है यूसीसी। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी लॉ बनेगा वो लेजिस्लेचर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इट वुड बी द सिटीजन्स जिनके लिए या तो वो एक बून होगा या तो एक बेन होगा। तो अल्टीमेटली द सिटीजन्स along with the other stakeholders in the society must decide all together with all the essential information and all the essential requirements that is needed, and then only we can progress as a society. And with this I would like to I would like to thank all of you. आप सबका इनपुट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था, हम सबको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। वी एज स्टूडेंट्स हम लोगों को एक पर्टिकुलर टिल्ट नहीं रखना चाहिए, हमेशा न्यू आइडियाज़ को अपने अंदर आने का परमिशन देना चाहिए, दूसरों के आइडियाज़ को समझना चाहिए। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल डेलिब्रेशन दैट वी हैड, एंड दिस डिबेट इज़ अ ऑनगोइंग डिबेट, एंड देयर विल बी अ टाइम जब ये डिबेट एक एंड पे आएगा, हो सकता है नहीं भी आए, but still it was a wonderful discussion. So thanks to all of you. Thank you.